खतरे में मोदी की कुर्सी। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया? मोदी की कुर्सी खतरे में? जिस कुर्सी को स्थायी बनाने के लिए, जिस कुर्सी को दीर्घायु बनाने के लिए, जिस कुर्सी पर अड़े और टिके रहने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया गया, वो कुर्सी आज खतरे में है। तो क्यों है? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आस जगाई है। अब बस जनता की इच्छा है कि बैलेट पेपर ला दो भाई, बैलेट पेपर ला दो। तो आइए इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य धारा की मीडिया सुबह से तो नजरें टिकाई हुई थी, लेकिन जैसे ही फैसला ऐसा आया कि नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर खतरा हो सकता है, जनता का परसेप्शन बदल सकता है, अगला चुनाव बदल सकता है, जनता की उम्मीद पैदा हो सकती है और मोदी है जो मुमकिन है का नारा ध्वस्त हो सकता है, तो मुख्य धारा की मीडिया मैदान से बाहर हो गई। वो इस खबर पर लौट कर नहीं आई। वो राज्यसभा चुनाव, किसान आंदोलन पर भी जाते दिखे अपने एजेंडे के हिसाब से। लेकिन आज ये सबसे बड़ी खबर है, और सिर्फ आज की नहीं, नई सदी की सबसे बड़ी खबर है। इसलिए कि नई सदी में लोकतंत्र का गला घोटने का जो प्रपंच 2014 के बाद से शुरू हुआ, और इलेक्टोरल बॉन्ड उसका जीता जागता सबूत है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि आप मुझे पैसा दीजिए, हम आपको बिजनेस देंगे। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप हमें चुनाव जिताइए, हम आपका बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। कारोबारी जगत से परस्पर लेन देन का जो तरीका है, यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इसको हम बताएंगे नहीं, देश से छुपाएंगे, किसी की कौन पैसा दे रहा है नहीं बताएंगे, हम किसका फायदा कर रहे हैं नहीं बताएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने गुमनाम रहते हुए पैसा दिया। प्रश्न ये है कि वो गुमनाम कौन है, किनको इस सरकार ने गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। यह प्रश्न है, और इस प्रश्न को उजागर होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, साफ तौर पर बताया है कि एसबीआई को यह बताना पड़ेगा कि आपको किस ने आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसके लिए खरीदे, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी तारीख क्या है, उसका अमाउंट क्या है, यह बताना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ये जानकारी ईसी को देगा, चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर डालेगा। इससे बड़ा फैसला, इससे हिम्मत वाला फैसला हमें आज हाल के दिनों में दिखाई नहीं पड़ता। मैं सुरेंद्र दुबे सर आपके पास आने से पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। उस ट्वीट से इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब और भी साफ हो जाता है। मैं उस ट्वीट को जरूर दिखाना चाहूंगा। वो ट्वीट देखिए, क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। पहला ट्वीट तो उन्होंने किया था कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। लेकिन इससे ज्यादा जो मजबूत और सशक्त टिप्पणी है वो दूसरे ट्वीट में, इसी में मैंने लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं, सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो, सस्ते में माइंस बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो, सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं, मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ना मांगे, क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं देता है। अजीब विडंबना है।
राहुल गांधी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी परिभाषा ही सामने रख दी है, इतने शानदार ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बताया। किसान इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद नहीं सकता, यानी चुनावी चंदा नहीं दे सकता एनोनिमसली छुप करके, तो उसको समर्थन मूल्य भी मत दो। और जो लोग, जिसका अन्नदाता जैसा कोई रुतबा नहीं है, जिसका सिर्फ लूटने का काम है, वो लोग चोरी छिपे डील करें, इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे, तो ये उनको कारोबार देंगे। ये है पूरा मसला। अब मैं सुरेंद्र दुबे सर आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे इस फैसले की अहमियत क्या है 2024 के लिए? देखिए, ये फैसला हाल के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण और चकित कर देने वाला फैसला है, क्योंकि अभी तक जितने सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए अच्छे दिए, हम कोई उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हमारे इसके लिए क्या कहते हैं, लोकतंत्र के लिए क्या होंगे, ये एक फैसला बताता है। देखिए, जब चुनावी इलेक्शन बॉन्ड की बातें कही गई, तो हम और आप एक ही चैनल पर थे और मैंने उस समय कहा था कि ये एक भ्रष्टाचार का एक और प्लेटफॉर्म खोल दिया गया। अब आप काला धन कम करना है इसका नारा लेके आए थे, अब काला धन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें दो ढंग से काला धन बन रहा है। भाई, कोई कॉर्पोरेट हाउस, बिजनेस हाउस अगर आपको चंदा दे रहा है तो व्हाइट मनी से कोई चंदा अंदा नहीं देता है, इसीलिए हम आप किसी को चंदा देने की स्थिति में नहीं, वो अपने काले धन से ही चंदा देता है और फिर चंदा देकर आपसे उम्मीद करता है कि आप उनको फेवर्स बांटेंगे, जैसे कि यहाँ एयरपोर्ट बांटे गए, माइंस बांटी गई, यह भी सब राहुल गांधी ने जिक्र किया। इससे लगता है राहुल गांधी की समझ काफी अच्छी है इस मामले में। और फिर आप हमको चंदा देंगे, हम आपको चंदा देंगे, फिर आप हमको बिजनेस करवाएंगे। हो सकता है यहाँ के भैया ऑस्ट्रेलिया तक हमको लेके चले जाएं। सर, आप मुझे चंदा दीजिए, मैं आपको धंधा दूंगा, यही नारा है। यस, आपने सही बात किया। आप चंदा दीजिए, हम धंधा देंगे, तो चंदा और धंधे के चल रहा है। ये नवंबर से मेरे ख्याल ये जजमेंट पेंडिंग चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दिखा दिया कि देखिए, बात याद दिलाई, नवंबर से पेंडिंग चल रहा था, उसको थोड़ा याद दिलाता हूं। जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया, उसके बाद एक और चुनावी बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो 5 राज्यों के विधानसभा वाला चुनाव। अब मुझे आश्चर्य होता है सुरेंद्र दुबे सर, जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माइंड तो खुल गए होंगे, सारी चीजें साफ थी, तो फिर से 5 राज्यों के चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने रोका क्यों नहीं? ये सवाल मेरे दिमाग में सुबह से घुमड़ रहा है जी। ठीक बात, आप ठीक कह रहे हैं। इतना कॉमन सेंस तो ऑनरेबल जस्टिसेस को होता ही है, और शायद वही बात उनके मन में रही होगी जब आज उन्होंने सर्वसम्मत से ये फैसला दिया कि चुनावी बॉन्ड रद्द, और स्टेट बैंक को कहा कि पूरा विवरण दीजिए, और मेरे ख्याल से शायद पैसा वापसी के लिए भी कहा है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, मैंने खबर सुनी थी, तो उसमें स्पष्ट कर दूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी भंजाए नहीं गए हैं, वो पैसे जिसने दिए थे उनको वापस कर दिए जाएं, और अच्छा। बाकी सबका रिकॉर्ड कि कौन कब भंजा और कब किस तारीख को, वो सब मांगा गया है जी। मतलब जो लेन देन हो चुका है वो एज इट इज है, और जो आगे होने वाले थे उन पर रोक लगा दी है कि अब आप इनका पेमेंट नहीं करेंगे। चलिए, ये भी लोकतंत्र, लेकिन इसका ज्यादा सबसे अंत से इसका दूरगामी असर चुनाव आयोग पर पड़ेगा, इसीलिए उससे कहा गया तो अपनी वेबसाइट पर डालो। आपको याद होगा उस जमाने में चुनाव आयोग और आरबीआई दोनों ने इसका विरोध भी किया था, जब आदरणीय जेटली साहब ने व्यवस्था लागू की थी कि नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार मनमाने पे उतरती तो फिर क्या आरबीआई और क्या चुनाव आयोग, ये हमारे देश की एक दुखद स्थिति है। हालांकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं,
देखिए हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम इससे सबसे ज्यादा कमजोर है दुनिया में, ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो एक तो चुनाव आयोग सतर्क हो गया होगा, भैया ऐसा ना हो कि कल किसी दिन सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप बताइए, और ये हो सकता है। भाई देखिए, आप अगर कोई, मुझे मन नहीं मालूम ये लोग नहीं करते, जब टीएन सेशन थे तो बात में लोग उनकी बात को नहीं मानते तो सेशन साहब खुद सुप्रीम कोर्ट जाते थे कि चलिए आप इसको डिसाइड कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट सेशन गलत करते थे तो पार्टियां चली जाती थी, और सुप्रीम कोर्ट तय करता कि नहीं नहीं ये नियम के अनुरूप है, ये नहीं कर सकते, और उसको कोई अलग से पावर्स नहीं दी गई थी। जो कानून है उसी के अंतर सेशन ने इस देश का सबसे बढ़िया चुनाव आयोग चलाया। तो मुझे लगता है कि एक तो चुनाव आयोग में जो बैठे लोग हैं उनके माथे पर पसीना आ रहा होगा कि भैया भक्ति में बहुत ज्यादा न डूबे, कल ऐसा न हो हामी से सुप्रीम कोर्ट यही कह दे अच्छा ये तुमने किया कैसे बताओ, आओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुमको बताते कैसे होता। बट कोर्ट्स कैन डू एनीथिंग, क्योंकि उनका काम जजमेंट देना नहीं, उनका काम न्याय देना है। अभी तक हमारे लीगल सिस्टम में यही सारी दिक्कत है कि हम जजमेंट देने में तो बहुत परफेक्ट है, न्याय देने में उतना परफेक्ट है। तो आज जो जजमेंट हुआ वो न्याय हुआ है, और मुझे लगता है बस एक खतरा है कि भाई देखिए ये लोग तो बहुत बेशर्म ढंग के लोग हैं, बहुत जिद्दी भी हैं, ये कोई कानून बना करके कह दें कि हम इसको नहीं मानते, ये हमारा अधिकार है, हम इसको करेंगे, हालांकि इसमें संभावना कम है। हाँ सुरेंद्र दुबे सर, आपको मैं सिर्फ इसी पॉइंट पर रोकता हूं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ट्वीट पवन खेरा ने किया है, जो आप बोल रहे हैं ठीक वही चीज, इसीलिए मैं इसी समय दिखाना चाहता हूं, अन्यथा मैंने सोचा था थोड़ा बाद दिखला। इस ट्वीट को देखिए, ये ट्वीट क्या है। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 5200 करोड़ रुपए मिले हैं उसके बदले बीजेपी ने क्या बेचा है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और मांग करती है कि एसबीआई तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे, जिससे जनता को मालूम पड़े कि किसने कितना पैसा दिया। यह स्कीम मोदी सरकार मनी बिल के तौर पर लाई थी ताकि राज्यसभा में इस पर चर्चा न हो, यह सीधा पारित हो जाए। हमें डर है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी न हो जाए। सुरेंद्र दुबे सर, आप ध्यान से इस लाइन को सुनिए। हमें डर है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी न हो जाए और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बच जाए। ये आशंका पवन खेरा ने जता दी है, जो आशंका आप जता रहे हैं कि इससे बचने का रास्ता सरकार निकाल सकती है। और हाँ, उस बात पर थोड़ा और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्यसभा में चर्चा न हो, इसके लिए इसको मनी बिल के तौर पर लाया गया था, क्योंकि तब बीजेपी राज्यसभा के सदस्यों को इस्तीफा दिलाकर अपने साइड में करते हुए बहुमत ला नहीं सकी थी। आप जानते हैं देश भर के राज्यसभा सदस्यों को जो विपक्ष से जीत कर आए थे, उनको इस्तीफा दिला करके बीजेपी ने अपनी पार्टी से टिकट देके उनको दोबारा राज्यसभा में भेजा और फिर अपना बहुमत जुटाया। इसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ। तो ये भी याद दिलाने की जरूरत है। अब अपनी बात आप जरूर रखिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, और इसी बात को हम बताने के लिए आपके सामने आए थे। इस बीच प्रतिक्रियाओं का अंबार लग रहा है, लेकिन हम आपको पहले सुनेंगे फिर प्रतिक्रियाएं लेंगे। जी देखिए, हालांकि मैंने पवन खेड़ा का ट्वीट देखा नहीं था, कल से थोड़ा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था तो मैं बहुत देख नहीं पाया, लेकिन आपका आग्रह था कि आज भाई प्रणाम इंडिया में आना है तो मैं शामिल हुआ। देखिए, जब उन्होंने मनी बिल के रूप में इसको लाए ताकि राज्यसभा में न फंसे, तभी उनकी जो मंशा थी वो ये साबित हो गया कि कोई गेम कर रहा है। और देखिए, हर सरकार में जो सरकार होती है उसी को चंदा ज्यादा मिलता है, लेकिन 20,000 के ऊपर जो भी चंदा दिया जाता है तो उसका सार्वजनिक घोषणा होती थी। आप उसको छुपा कर न लीजिए। जिस उद्योगपति को, जिस स्पोर्ट्स कारपोरेट घराने को आपको पैसा देना हो दे।
अब एक बात और मैं कह दूं ताकि हो सकता है उस पर भी कुछ प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आप उनको प्रतिक्रिया को पढ़िएगा। देखिए 5200 करोड़ रुपए, 52,000 करोड़ रुपए जो भी आए, 5200 ही करोड़ हो गए। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये सरकार इसलिए लाई ताकि जनता को लगे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको मालूम 5,200 करोड़ रुपए तो ये लोग नगर पालिका के चुनाव में खर्च कर देते। ये इस चंदे के भरोसे नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इनका पैसा जो चंदा मिल रहा, इससे जो फायदा दिलाते हैं कारपोरेट घरानों को, वहां से जो ब्लैक मनी आती है उससे चलता है। आप तो देखते हैं एक एक कट मनी है वहां भी। इनके एक एक समारोह में, हाँ, एक एक समारोह में फूलों की जिस तरह से बरसात होती, जिस तरह से भीड़ लाई जाती, जिस तरह से पैसा देकर के लोगों को तोड़ फोड़ जा रही, ये हजारों करोड़, मैं तो समझता हूँ 1,00,000 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च करके इन लोगों ने 10 साल में सब व्यवस्था कर ली जो रेगुलर आ रहा है इनके पास। उससे जलवा। आप बताइए, ये 5200 करोड़ रुपए इनका चंदा मिला है और 7 स्टार इनके पार्टी कार्यालय बन गए। भाई कहां से आया पैसा? पार्टी ने क्या कोई ऐसा डिस्क्लोजर दिया कि भैया हमको इतना पैसा मिला चंदे में पार्टी से, इसलिए हमने दे दिया? पार्टी का जो कॉमन मेंबरशिप का पैसा तो बहुत कम होता है। तो खेल बहुत दूर तक है, लेकिन एक शुरुआत किया, इसके सुप्रीम कोर्ट को बधाई कि उसने एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे चुनाव आयोग जो पूरी चुनावी प्रक्रिया में एक बहुत ही विलेन की भूमिका में, जबकि उसको हीरो की भूमिका में रहना चाहिए कि देखो हम ऐसा नहीं होने, वो विलेन की भूमिका में पब्लिक के साथ अन्याय कर रहा है। वो उसके दिमाग पर भी कुछ असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक भी हर बात पर घुटने नहीं टेक देगी। इसलिए मैं समझता हूँ इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। जी अब प्रतिक्रियाएं ले ले, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं। देखिए मनोज बाबू जी एक बात लगातार लिख रहे हैं कि कांग्रेस को हर बूथ पर कार्यकर्ता तैयार करना चाहिए और तभी वो सफल होंगी। तो इसको वो बार बार लिख रहे हैं। वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज ईडी ने महुआ मोइत्रा और फारूक अब्दुल्ला को तोड़ा। अब केजरीवाल की बारी। सब जगह ईडी का समन पहुंच चुका है। शिव कुमार कोदाली जी राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम। मनोज भांबू जी आगे लिख रहे हैं कि ऐसा मोबाइल ऐप लाना चाहिए जिससे बूथ लेवल कार्यकर्ता तैयार हुए हों और युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़े। शिव कुमार कोदाली जी लिख रहे हैं कि सुना है कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अडानी का भी योगदान है, क्या राहुल गांधी जी इस पे क्या बोलेंगे? चलिए, राहुल गांधी जी के पास ये सुनी हुई बात है, तो जब ऑफिशियल आएगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या बोलते हैं। लेकिन एक बात है सुरेंद्र दुबे सर, कि ये जब नाम सामने आ जाएंगे तो क्या होगा? क्या जी ये बात को पता चल जाएगी कि कौन कौन लोग थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दे रहे थे, जिनको एयरपोर्ट्स दिए जा रहे थे, जिनको कोयले खदान दिए जा रहे थे? ये बातें सामने आ जाएंगी। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग विपक्ष में चंदा दे रहे थे, टीएमसी को, कांग्रेस को, उनके घर ईडी क्या फिर से जाने लगेगी? या फिर हम मान लें कि वो बातें तो उनको पता थी ही, वो तो इसीलिए उनके लोगों के पास ईडी भेज रहे थे, और जो विपक्ष को चंदा दे रहे थे उनको धमका कर बोल रहे थे कि हमें दो। जी सुरेंद्र दुबे सर। जी, मैं एक प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दे दूं। पहले एक प्रतिक्रिया आपके यहाँ आई कि साहब राहुल कांग्रेस में भी मतलब चंदा दिया। जी। हम देखिए किसी पार्टी के प्रवर्तक नहीं है, हम एक सिस्टम को जिस पर जजमेंट हुआ है उसको इसलिए पसंद कर रहे हैं कि ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जो भी पैसा मिले खुलेआम मिले, बल्कि हम तो स्टेट फंडिंग की मांग करते हैं। और भाई चुनाव होता है लोकसभा का, कम से कम विधानसभा लोकसभा में ही कर दे कि हम 50,000 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च करेंगे, सारी फंडिंग हम करेंगे। उसका कोई सिस्टम बना दे, किसी उद्योग पर से पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन क्या क्या करेगी सरकार? ऐसा ना,
सिर्फ वो चुनाव फंडिंग की बात नहीं, उससे आगे जो रिश्ते बनते हैं, जिसके आधार पर पैसे का आदान प्रदान रेगुलर चलता रहता है, वो बात उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप आइए कि इस फंडिंग से ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसका क्या असर पड़ेगा। एक ये आशंका मेरी है और जैसे पवन खेड़ा जी की है कि सरकार इसका कोई न कोई वो निकालेगी, और चुनाव होने वाले हैं महीने डेढ़ महीने में, तो वो अध्यादेश ले आएंगे, फिर उसको आप चैलेंज करेंगे, ये करेंगे। हो सकता है उस समय चुनाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय न करे, एक लंबी तारीख दे दे। यह तारीख ऐसी है जो चुनाव के बाद की हो। एक दूसरी बात ये जरूर है कि ये अप्रैल में ही कहा गया है कि ये जानकारी सारी दी जाए। ये मोदी सरकार के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि उस समय चुनाव हो रहे होंगे, इट विल बी इन फुल स्विंग। तो हो सकता है उसका कोई असर पड़े, हो सकता है चुनाव आयोग सरकार बचाने के लिए सारी रिपोर्ट आ भी जाए तो पता चला कि 10 दिन बाद वो वेब पोर्टल पर अपने डाले, ताकि तब तक काउंटिंग का काम सब निपट जाए। या स्टेट बैंक के अफसरों को कह दिया जाए कि ठीक है, कोर्ट ने कह दिया होगा, लेकिन नौकरी तो हमारी करते हो, तो ठीक है, तुमको कहा है, तुम 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन लगा देना, सर बहुत काम था, इतने लोगों ने चंदा दे दिया, तो इसकी जानकारी इकट्ठा करने में और टाइम लगेगा, और अब हम 15 दिन बाद दे पाएंगे। तो कोर्ट जान जाएगी कि इनकी कुटिल भावना है। लेकिन जो जुडिशरी का सिस्टम है, वो ये नहीं कहे कि नहीं 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 आप कल ले आइए, वो कहेगा अच्छा ठीक है, हम 15 दिन का बाद का टाइम देते हैं। ये इस तरह के खेलों पर सरकार इस समय दिमाग लड़ा रही है। एक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक निर्धारित तारीख, जो भी अप्रैल की 7 तारीख या 9 अप्रैल को बताया है, तब तक कोई जानकारी न दे पाए। दूसरा, अगर दे भी दे तो चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पर न डाले। मैं तो समझता था कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ये निर्णय देना चाहिए था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में दे कि इन लोगों ने ये पैसा दिया है। व्हाई टू हाइड? अब जो भक्त लोग कहने लग गए इस विज्ञापन पर बड़ा भारी पैसा। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी है। मैं थोड़ा दर्शकों का ध्यान लेना चाहता हूं आपकी बात की ओर। आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्त दिया है 3 हफ्ते 4 हफ्ते का, ये जो वक्त है, ये वक्त नाम सामने नहीं आए, इसके लिए केंद्र सरकार को मौका है। मैं ये ग्रे एरिया देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया और सच्चाई सामने भी नहीं आएगी। इसके लिए एक ग्रे एरिया है कि इस दौरान सरकार अध्यादेश लेकर आए और फिर जाहिर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को वैध बना दे। जो नरेंद्र मोदी सरकार अडानी से सवाल पूछने वाले को उसकी सदस्यता खत्म कर देती है, करा देती है, जो अडानी के बारे में सवाल पूछने वालों के सवालों को मिटा देती है कार्यवाही से, वो नरेंद्र मोदी सरकार, भाई अडानी अगर, या अडानी का मतलब एक अडानी ही नहीं, कई अडानियों उन जैसे तमाम उद्योगपतियों को बचाने के लिए कि उनके नाम सामने ना आ जाए, उनकी कारगुजारियों की जांच का दबाव न बन बैठे, वो क्यों नहीं इस समय अध्यादेश लाएगी। यानी अध्यादेश लाना तो पक्का समझिए सुरेंद्र दुबे जी, ये आपकी बात का मतलब है। मैं फिर से उस सवाल पर आऊंगा, लेकिन आप थोड़ी इस बात को आगे बढ़ाइए, तब मैं उस सवाल को दोबारा लाऊंगा जो शिव कुमार कोडाली जी ने रखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस को चंदा मिला, उसको मैं लाऊंगा, फिर से बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एक बात ध्यान रखें प्रेम कुमार जी, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी एक बात गंभीरता समझनी चाहिए कि दौर कारगुजारियों का ही है। सरकार अपनी कारगुजारी में लगी रहती है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो नहीं करना चाहिए उन कारगुजारियों में लगी हुई है। और आपकी आशंका सही, मेरी भी है कि अध्यादेश ले आएंगे। अब मैं तो कहता हूं शायद अध्यादेश की जरूरत न पड़े। देखिए, टाइम पीरियड जो आपने ग्रे पीरियड कहा, तो मुझे लगता है कि ये उस जजमेंट का ग्रे एरिया है
कि 3 हफ्ते का समय दे दिया है, 4 हफ्ते, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, तब तक चुनाव अंतिम चरण में होगा। और अगर मान लिए दो दिया है, अभी जो समय दिया गया है 4 हफ्ते का, उसमें एसबीआई सारे डिटेल्स लेके ईसी को देगा और ईसी फिर उसको सार्वजनिक कर देगा, तब तक चुनाव नहीं आएगा, चुनाव से पहले ये बातें सामने आएंगी। जी हाँ, वही मैं चुनाव से पहले साथ आ जाएंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी, मई में प्रोबेबली हमारी सरकार शपथ ग्रहण करती है। जब ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, चुनाव आचार संहिता अगर फरवरी एंड या मार्च के शनिवार तक नहीं लगेगी, 4-4, 5-5 चरणों में चुनाव होते हैं, तो मुझे लगता है चुनाव आचार संहिता जल्दी लग जाएगी। लेकिन खैर वो हमारा आज का विषय नहीं है। मैं देख रहा हूं कि वो वेबसाइट पर आएगा, तो या तो अध्यादेश ले आएंगे या अभी उनको सिर्फ वो इतने पर दिमाग लगाएंगे कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी जानकारी ना भेजे। जब जानकारी भेजेंगे तभी चुनाव आयोग वेबसाइट पर डालेगा। और जानकारी अगर भेज दे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके लिए एक तारीख निर्धारित की गई है, तो एसबीआई हो सकता अलग कर ले अपने को, नहीं हम तो जानकारी दे दें, तो चुनाव आयोग को कह दिया जाएगा। जो सरकार का दास है, हुजूरे वालों का हुजूरे वाला, आप क्या बात करते हैं? आपने हमको अपॉइंट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े अपॉइंट किया है। हम 15 दिन इसको रोके दे रहे, अब उसको आएगा, हम फिर उसको देखेंगे, काउंटर चेक के लिए भेज देंगे स्टेट बैंक से कि जरा सा और ये भी बताइए, ये भी बताइए, और 10-15 दिन और निपटा देंगे, तब तक चुनाव का मामला निपट जाएगा। जी जी, मैं फिर से प्रतिक्रिया की ओर आता हूं, और वो शिव कुमार कोदाली जी ने जो कहा था उस प्रतिक्रिया को दोबारा लाता हूं कि सुना है कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अडानी का भी योगदान है, क्या राहुल गांधी जी इस पे क्या बोलेंगे? अब एक बात यह है कि जब ये जानकारी आई नहीं है तो आपने सुना कैसे है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि तो बड़ी गोपनीय जानकारी है कि अडानी ने किसको चंदा दिया और किसको नहीं दिया। तो फिर भी अगर ये तो अभी स्टेट बैंक ने किसी को नहीं बताया, इनको कैसे पता चल गया? जी जी, तो जाहिर बात है कि स्पेक्यूलेशन ये ज्यादा है, और ऐसा होता भी है तो उद्योगपति ऐसा करते हैं। हमें ये देखना होगा कि 100 रुपया में 10 रुपया कांग्रेस को दिया, 90 बीजेपी को दिया, या 50-50 दोनों को दिया, उस आधार पर ही हम इसके मतलब पर पहुंचेंगे। लेकिन इंतजार रहेगा आपने जो सवाल उठाया है उसके उत्तर का, उसके जानने का। अब एक आशीष जी लिखते हैं कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। पुष्पराज जी लिखते हैं अब की बार मोदी फरार। ये तो बहुत बड़ी बात लिख दिया उन्होंने, ये तो नीरव मोदी फरार टाइप से बात हो गई है। लेकिन चलिए हम देखते हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि किसी आशंका से हम इनकार नहीं करते, गलत जब सामने आता है तो लोगों को फरार होना पड़ता है या तो कानून का सामना करना पड़ता है। अगर कांग्रेस को अडानी ने चंदा दिया तो राहुल गांधी की क्या गलती है? इसमें गलत और सही का सवाल नहीं है मनोज जी, हम देखेंगे कि फैक्ट क्या है तब उस पर टिप्पणी करेंगे। शिव कुमार कोडाली जी के वही उसी बात को, अच्छा नहीं दूसरी बात है, उन्होंने लिखा कि सुना है राज्यसभा इलेक्शंस के बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बीजेपी का बस चले तो हर विपक्ष के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति शासन के बजाय सरकार को गिराने में और सरकार को बदलने में यकीन रखती है, वो दूसरी पद्धति पर चलती है। तो इसलिए हमें अभी इसमें थोड़ा सा संदेह, क्योंकि चुनाव भी नजदीक होगा। अडानी ने किसी भी पार्टी को खुद चंदा नहीं दिया होगा, अपने लोगों के द्वारा खरीद कर दिलवाया होगा। तो देखिए मेरा मानना है कि अडानी ने चंदा जो देना होता है, वो चंदा बहुत सारी शेल कंपनियां छोटे-छोटे अलग-अलग नामों से होती हैं, जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि वो किसकी कंपनी है, तो उसके माध्यम से भी लेन-देन हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, जी। इसी जगह पर मैं कहता हूँ अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैं इंटरवेंस कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि जब स्टेट बैंक से आपको रिपोर्ट आए तो पता चले कि अडानी ने या अंबानी ने या अन्य जिन लोगों ने बीजेपी को पैसा दिया है, ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं।
वो किसी एक कमरे में चल रही होंगी बैठ करके फर्जी कंपनियां, और उनके नाम दिया हो सकता है ऐसा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी बात वही आएगी कि ये सेल कंपनियां किसकी है और इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। बिल्कुल जी छुपेगी नहीं बात, छुपेगी नहीं बात। हाँ, छुपेगी नहीं। गौतम चौहान जी कहते हैं कि पिछले 3 दिनों से कोई नेशनल न्यूज चैनल 400 सीट की बात नहीं कर रहा है। लगता है संजय राउत की 150 सीट कांग्रेस को ये भविष्यवाणी सच होने वाली है। क्या कहेंगे सुरेंद्र दुबे सर? देखिए, मैं उस भविष्यवाणी, देखिए ना हम भविष्यवक्ता है ना आप है, हम लोग तो स्पष्ट वक्ता है और स्पष्ट वक्ता ही बने रहना चाहते हैं। संजय ने कहा ठीक है कि 150, आप इसको ऐसे से 400 सीट की बात इसलिए नहीं हो रही कि आजकल एक तो वो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको दिखाना मजबूरी है, नहीं दिखाएंगे तो किसानों के सामने या पब्लिक के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, वो तो मजबूरी में दिखा रहे हैं ना। तो इसलिए 400 वाला रिकॉर्ड उनके 400 वाला रिकॉर्ड उनके पास संरक्षित रहेगा, वो फिर शुरू कर देंगे 2-3 दिन में। जी मजबूरी में भी जो दिखा रहे हैं वो ये नहीं दिखा रहे कि किसान आंदोलन कितना श्रम से और परिश्रम से हो रहा है और उसका नैतिकता क्या है, वो दिखा रहे हैं कि उसमें कैसे वो देश विरोधी है, कैसे वो आतंकी है, कैसे वो आम लोगों की कठिनाई का कारण बने हुए हैं। ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं सुबह एक चैनल को देख रहा था, बहुत बड़ा मोदी भक्त चैनल है, वो बड़े ग्रुप का नहीं है, उसे बार बार एंकर बता रहे थे कि आप बताइए, वार्ता के लिए बुला तो लिया सरकार ने, अभी क्यों आंदोलन कर रहे हैं। फिर उसने कहा आप बताइए कि इतनी जल्दी महीने 1.5 महीने में कोई सरकार कैसे निर्णय ले लेगी। उसने ये नहीं बताया कि 2 साल से जो सरकार निर्णय नहीं ले रही, इसलिए इन्होंने कल ये चुनाव है इसलिए आए। हम ठीक कहते बात है भाई, जिस देश की सरकार सिर्फ चुनाव, एक मिनट, जिस देश की सरकार चुनाव पर ही सारे काम करती है, तो उसमें तो भाई किसानों को लग रहा है कि भाई चुनाव का समय, देखिए हमारा दबाव काम आ जाए तो आ जाए, वरना ठीक है अभी आप सड़कों पर कील ठोके, वरना हमारी छाती पर तो आप परमानेंट कील ठोक रहे हैं। जी जी सुरेंद्र दुबे सर, इसका जवाब मैंने भी दिया ऐसे ही सवाल का। वो जवाब ये है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए समय तय कर चुकी कि आज शाम 5:30 बजे बात करेंगे, तो रात भर आंसू बम गिराने की क्या आवश्यकता थी, है ना? किसानों से पूछ रहे हैं कि आज आंदोलन करने की क्या आवश्यकता थी? किसान तो जिस दिन आंदोलन छोड़ देगा उस दिन आप बात करने भी नहीं आएंगे। आंदोलन में है तो बात हो रही है, आंदोलन में नहीं थे तो बात नहीं हो रही थी। तो ये जो बातें हैं, और बातें कही जाती है कि आम लोगों को दिक्कत होती है। एक हर आंदोलन अपने स्वभाव के हिसाब से दिक्कतें पैदा करने के लिए ही होता है। मजदूर आंदोलन करता है, प्रोडक्ट डाउन करता है, डॉक्टर आंदोलन करते हैं, मरीज का इलाज बंद होता है, और इन सब का दायित्व उनका होता है जिनको जनता चुनती है। जनता ने आंदोलनकारियों को नहीं चुना है, जनता ने सरकार को चुना है। सरकार देखे कि आम आदमी को जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत खत्म करने के लिए जरूरी है ये आंदोलन खत्म करना, और आंदोलन खत्म करने के लिए जरूरी है बातचीत करना और उनकी मांगों को सुनना। तो जो कठिनाई होती है, इसके लिए हम आंदोलनकारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये टीवी चैनल सरासर अन्याय कर रहे हैं। ये बात मैंने रखी भी और अपने प्लेटफॉर्म पर भी रख रहा हूँ। अब एक प्रतिक्रिया के साथ आपके पास आता हूँ। अशोक सक्सेना जी ने लिखा कि धर्मगुरु शंकराचार्यों का मोदी को दिया गया श्राप का असर प्रारंभ हो गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न आमंत्रित करना, खतरे में मोदी की कुर्सी। क्या रामलला के साथ जो व्यवहार हुआ कि वे सृष्टि के रचयिता को ही ये हाथ पकड़ करके मंदिर में ले जा रहे थे, छत दे रहे थे, भाई राम से के अवतार बन गए थे, विष्णु के अवतार बन गए थे, इन सब का जो है श्राप मिलने लगा है क्या? एक आस्थावान होकर के अगर आप इसका विश्लेषण कर पाए। देखिए, मैं आस्थावान तो हूं, लेकिन मैं उस राम का आस्थावान हूं जो कण कण में व्याप्त है, जो हमारे दिल में, आपके दिल में निरंतर है।
हमें अवतरित कराना नहीं, अवतरित है हमारे दिल में। जी जो बातें प्रतिक्रिया स्वरूप की गई वो इस पूरे समाज की उस सच्चाई को दिखाता है कि कैसे इस देश में भगवान के नाम पर राजनीतिक कारोबार हो रहा है। और हमारे चारों शंकराचार्यों ने ये कहा था कि भाई जिस ढंग से गलत मुहूर्त में प्राण स्थापना हो रही है, ये इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। अब अभी इतने जल्दी कहना तो ठीक नहीं है। वैसे भी जैसे उन्होंने कहा कि श्राप, मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति को, चाहे शंकराचार्य ही हो, श्राप देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वो आलोचना कर सकता है कि ये काम आपका गलत है। वो श्राप, वो सब पौराणिक कथाओं में ठीक लगता है कि श्राप दे दिया। अगर हमारे आपको श्राप देने से, श्राप को हटा दीजिए दूसरी तरफ, इसको तो आप करनी का फल बोल सकते हैं। मैं तो श्राप बोल भी नहीं रहा हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात ठीक है जी। और शंकराचार्यों ने आशंका व्यक्त की थी कि इसके दुष्परिणाम होंगे। प्रश्न तब और लेता आगे अभी कोई खास जी जी एक प्रश्न और लेता हूँ। नरेंद्र मोदी अध्यादेश लाने वाले हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी। हमने भी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा का बयान दिखलाया, वो कह रहे हैं कि वो अध्यादेश ला सकती है सरकार। एक मनोज बाबू जी लिख रहे थे कि मुझे लगता है कि भाजपा इस फैसले को पुनः कोर्ट में चुनौती दे सकती है। लेकिन बाबू जी, मुझे लगता है कि भाजपा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इससे ये अनडिसिसिव हो जाएगा मसला, और इनडिसिसिव रखना नहीं चाहती है इस मसले को सरकार। इसको तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो चल रहा है वो आगे भी चले, इसके लिए तुरंत अध्यादेश वाला ही फॉर्मूला पर सरकार आएगी। सुरेंद्र दुबे सर, आपको क्या लगता है? हाँ, देखिए अभी वो सुप्रीम कोर्ट में लेने जाएंगे, रिट की सारा पर खारिज कर दी जाएगी कि फर्स्ट कंप्लायंस एंड देन कम, और ग्राउंड क्या है कि क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन इसके बाद में जो आपने दूसरी बात कही वो महत्वपूर्ण है, अध्यादेश की। हम कहते खाली वो इतने ही अध्यादेश ला दें कि अगले 6 महीने तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, इसके बाद में हम चुनाव में कैसे बॉन्ड दिया जाए इस पर नया कानून बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, तो कह ठीक है, आपने टाइम बढ़ा लिया, अध्यादेश दे रहे हैं अगले साल भर के लिए, तो आप ले आइए कर। ये इस ढंग की आशंका हो सकती है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि शायद अध्यादेश न लाए ये लोग। वो जो हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो रोक टोक करके अपना काम चला लें। लेकिन ये लोग चूंकि एक प्रतिक्रिया शिव कुमार कोताली की इंटरेस्टिंग बड़ा प्रतिक्रिया रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मिलने वाले फंड्स थे, उस पे भी रोक लग जाएगी। जो इलेक्शन के समय में कांग्रेस को पैसा मिलता था वो भी अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब गरीबी में आटा गीला वाला खेला हो गया। ये वाला सही मास्टर स्ट्रोक है, बिना फंड सिलेक्शन, मतलब समझ गए? तो शिव कुमार जी बिल्कुल समझ गए। लेकिन आपको पता होगा कि कांग्रेस ने तो अपना चुनावी कैंपेन चंदा लेने से शुरू कर दिया है। वो तो सबसे फंड मांग रही, 12-13 करोड़ रुपए मुझे लगता है 1-1.5 महीना पहले ही वसूले जा चुके थे। कांग्रेस को पता है कि इस बार फंड ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना है। तो ये जो नैरेटिव चल रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक हो गया सुप्रीम कोर्ट का, मतलब ये है कि एक तो पूरा असंवैधानिक हो गया सरकार का किया हुआ, जो नरेंद्र मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक था कभी, वो असंवैधानिक हो गया। अब हथकड़ी लगेगी, जांच होगी, जब नाम सामने आएंगे तो ये पैसे आए कहां से, सोर्स जानने की नौबत आएगी, सीबीआई को लगाना पड़ेगा। तो उन सब बातों पर बहस ना हो तो हम इस बात पर खुश हों कि कांग्रेस बिना पैसे के चुनाव लड़ेगी। बिना पैसे से 1 रुपए 1 वोट लेकर के भी चुनाव जीते जाते हैं। इतिहास में ऐसे कई चुनाव हुए, तो आप मुझे वोट भी दीजिए, आप मुझे नोट भी दीजिए। पहले जो पुराने जमाने में चुनाव होते थे उसमें होता है कि आपका वोट भी चाहिए, आपसे नोट भी चाहिए, और यही सही माने में लोकतंत्र है। क्योंकि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसे तो खर्च होंगे। अब चुनाव कॉस्टली होता जा रहा है, तो भाई 1 रुपया दो और 1 वोट दो अब नहीं है,
अब ये कहें कि भाई एक वोट दो, 1,000 रुपया दो, और पैसा सब कोई कहीं ना कहीं से अरेंज नहीं करता है। तमाम पार्टियां जिनको कोई चंदा नहीं देता, जहां लोग मीटिंग कराते, ये करते, लोकल लोग अरेंजमेंट करते। ऐसा नहीं, इस देश में राजनीतिक चक्र इसी ढंग से चलता रहा है। ये जो हमारे सज्जन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की वो ऐसे ही है कि तीनों विकेट उखड़ गई हैं क्रिकेट मैच में, और कहा जा रहा देखा मास्टर स्ट्रोक, सारी विकेट ही हटा दी, अब किसको आउट करूंगा। या फिर इसको कह ले कि तीनों विकेट उखाड़ के हम घर ले गए, अब देखे कोई कैसे खेलेगा। अरे कांग्रेस का आटा गीला हो गया। लेट द कांग्रेसी थिंक कि वो आटा कहां से लाएंगे, कि पानी कम करेंगे, कि गीली रोटी से चपाती बना, हैंडमेड होते ना, वो तो गीली पानी में भी बन जाती है, बेलने वाले में थोड़ा सूखा दे, वो कांग्रेस की चिंता है। ये कहकर हम अपना इंटेंशन ना जाहिर करें। हम एक ऐसे चैनल पर बात कर रहे हैं जहां सीधा सीधा सिद्धांत है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जी, कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ लेते हैं। कोर्ट ईवीएम और पीएम केयर फंड पर लोकतंत्र संविधान बचाने का फैसला दे सकती है, सीजेआई को सैल्यूट। यह आशा जिंदा रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। हालांकि हमने ग्रे एरिया भी देखा है आज के फैसले में। और मनोज भांबू जी कहते हैं कि एक अन्ना आंदोलन में 2014 में सत्ता परिवर्तन कर दी, तो यह आंदोलन सत्ता परिवर्तन कर सकता है। ये बीजेपी ने भांप लिया है। किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं मनोज भांबू जी। और ईशा लिख रहे हैं कि सर, व्हाई डिड फार्मर्स गिव वोट टू बीजेपी यूपी? ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट क्यों दिया गया? सर, ये बहुत कठिन सवाल है, क्या उत्तर है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब वो किसान आंदोलन चल रहा तो ऐसा लगता था कि इस देश के सारे किसान बीजेपी के अगेंस्ट है। और उत्तर प्रदेश से तो भाई जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, तो सब किसान की सारी यहाँ जलवा है। जी। मैंने किसान नेता से पूछा जी, जो उस मोर्चे में नहीं था 41 किसान संगठनों के, उसने कहा ऐसा कि देखो, ये लोग आंदोलन में राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं, और जब वोट देना होता तो अपनी मर्जी देते, कोई बीजेपी को देता, कोई। हमने कहा क्यों? क्या देखिए, ये भी बड़े बड़े किसान हैं, इनके सबके अपने धंधे भी हैं, सबको इनकम टैक्स का डर है। लेकिन इनकम टैक्स मांग ले तो किसी को भी नोटिस भेज सकता, हमको आपको भी भेज सकता कि 20 रुपए का आपने हिसाब नहीं दिया, 5,000 रुपए फाइन दीजिए। इसलिए होता है। अब इसमें इस बार क्या अंतर आ गया है, ये ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है, और उसकी झलक आज दिखने लग गई है। आज राकेश टिकैत मैदान में कूद गए कि हम सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए। भाई, जब तुमने 2 साल तक कोई आंदोलन नहीं किया, तभी तो कुछ अलग संगठन पंडेर वगैरह के आए आगे, उन्होंने कहा हम आंदोलन चलाएंगे। अब जब सरकार उनसे बातचीत कर रही है तो आप कह रहे हैं सबको साथ रखना चाहिए। ये सबको स्पष्ट है कि अगर राकेश टिकैत उस समय मोर्चा नहीं छोड़ते और ये चलता रहता कि नहीं, हमको जब तक आप पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें कानून पास कर दीजिए, उस समय इतना दबाव था, सरकार कानून पास कर देती। ऐसा न करना पड़े, इसलिए राकेश टिकैत सरकार से मिल गए, जो उनके किसानों के ही संगठन आरोप लगाते, और इसीलिए इस बार राकेश टिकैत को इससे दूर रखा गया। और राकेश टिकैत कल से छटपटा रहे हैं, क्योंकि देखो, जो मिडिल मैन है जिससे उसको फायदा, वो तो भाई अपनी भूमिका निभाना चाहता कि हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये दिखाता है इस समय बस क्या कि 2 महीने बाद चुनाव है। अब सरकार ये एफोर्ड नहीं कर सकती कि दिल्ली में बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन होता रहे किसानों का और चुनाव हो जाए। इसके लिए शायद चुनाव आयोग ही इतना पावरफुल होगा कि वो कहे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप सब अपना धरना वापस लीजिए। मतलब कुछ ऐसा अनफोर्सीन तरीका हो सकता है जिस पर हम आप चर्चा करेंगे। मुझे लगता है चुनाव आयोग लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इनका वो कर सकती, और डीएम एसएसपी को आदेश दे के जगह खाली कराइए, हमें स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना। मोदी जी ने हमसे कहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, साफ चुनाव होना चाहिए, सड़कें साफ दिखाई पड़नी चाहिए। क्या कर लेंगे आप?
तो बहुत से ग्रे एरिया है। लेकिन इस समय सरकार मजबूर है, 2-2 दिन में बात करे। आज शाम को बात हुई कि नहीं मुझे पता नहीं, हमने देखा नहीं अभी। जी वो बातचीत 7:30 बजे खबर आई थी कि तीनों केंद्रीय मंत्री पहुंच गए हैं चंडीगढ़। 5:30 बजे बात होनी थी, लेकिन 7:30 बजे के करीब खबर आ रही थी वो पहुंच गए हैं बातचीत के लिए। तो निश्चित रूप से बातचीत प्रगति पर होगी। मैं कुछ और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रमोद वांकर जी कह रहे हैं कि यूएई में हिंदू मंदिर भारत में मस्जिदों को गिराया जाएगा। देखिए, इस प्रतिक्रिया पर मैं यही कहता हूँ कि यूएई में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का थोड़ा प्रयास जरूर होगा, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट यूएई के जनता का है, वहाँ की सरकार का है, जो कट्टरवादी होने के बावजूद, माना जाता है कि वो कट्टर है, इस्लामिक कट्टर है, इसके बावजूद वो अपने यहाँ हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं। तो क्या कल्पना कीजिए कि क्या यूएई के जो प्रमुख हैं उनके कहने पर हमारी सरकार, हमारी जनता यहाँ मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम उनकी जनता से श्रेष्ठ कहे जाएंगे, तभी तो हम उनकी सरकार से श्रेष्ठ कहलाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, सोचने का नजरिया है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि यूएई में मंदिर टाइम सेटिंग का गेम बहुत अच्छा है इस सरकार का। 3 दिन वहां मंदिर का उद्घाटन करते रहे। सारे पूरा गोदी मीडिया जो था, जिसको वास्तव में मोदी मीडिया ही कहना चाहिए, क्यों छिपाते हैं अल्फाज, जो सच्चाई वो सच्चाई है। तो उतने दिन उस पर लगे रहे। ये तो देखते हैं कि जो असली खबर उसको ना दिखाया जाए। फिर अब वो मंदिर का हो गया उद्घाटन में, अब क्या करें, और अपनी टीआरपी भी देखनी है। प्लस सरकार ने कहा कि नहीं हो गया, तुमको इनको बताना है कि बहुत गंदे लोग हैं। वो काम शुरू हो गया। अब ये भी दिखाया जाने लग गया कि राकेश टिकैत कह रहे हैं सबको। अब वो चैनल वाले और दूसरे लोग कह रहे बताइए, जब सबको मिलकर क्यों नहीं करना चाहिए। और ये भी कि साहब जब बात करने को तैयार है तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि जब तक कोई बात फाइनल नहीं होगी कोई आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ, इस बात की तारीफ करनी चाहिए, यूएई के सर्वे सर्वा जो प्रिंस हैं कि उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथी देश होने के बावजूद अपने देश की इमेज बनाए रखने के लिए, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक मंदिर बनाने का वो किया। दूसरी बात आप समझिए, वो मंदिर कई सालों से बन रहा है और ये जो स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग, हाँ, स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर है। वो लोग दुनिया भर में मंदिर बनाते हैं और इसी तरह के बेजोड़ उन्हीं का अच्छा धाम दिल्ली में है, जिसको आपने देखा भी होगा। तो लड़ाई छिड़ गई थी सर, ये स्वामी नारायण मंदिर में हनुमान जी को स्वामी नारायण का दास दिखाया जाता है। तो और सारे देवताओं को उनका अनुचर बताया जाए, नहीं छोटा करके दिखाया जाता है। वो हनुमान भक्त और स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों में गुजरात में लड़ाई छिड़ गई थी, बाद में समझौता हुआ। ये भी एक पहलू है। मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी। मोदी ने जो मंत्री कमेटी बनाई है, तीनों मंत्री किसान है या नहीं, इसकी जानकारी देश को देना चाहिए। तो देखिए, जो 3 मंत्री हैं, एक तो पीयूष गोयल जी हैं, दूसरा नित्यानंद राय जी हैं और तीसरा अर्जुन मुंडा। पीयूष गोयल जी किसान नहीं है, ये सबको पता है। अर्जुन मुंडा जी झारखंड से हैं, वो उनको बोल सकते हैं किसान, थोड़ी बहुत जमीन है उनकी। और नित्यानंद राय जी बिहार से आते हैं, ये भी संभवतः बिहार में रहने वाले के पास जमीन न हो ऐसा हम मान सकते हैं, होंगे। मैं आगे प्रमोद वांकर जी की प्रतिक्रिया लेता हूँ। कांग्रेस का नुकसान होगा कहने वाले, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रमोद वांकर जी आगे लिख रहे हैं कि मानवर कांशीराम ने शुरू किया था ये अभियान। मामू जी शिव कुमार को जवाब दे रहे हैं कि जनता वोट देने पर आ जाती है, बिना पैसे किया जा सकता है। उदाहरण हरियाणा ताऊ देवीलाल चौटाला का चुनाव, एक वोट
बिल्कुल आपने सही याद दिलाया मनोज बांबू जी। और साली जी कहते हैं सपोर्ट द चैनल। बहुत-बहुत शुक्रिया अक्षय कुमार जी। आज वो कहते हैं प्रेम जी टीवी 9 से क्यों छूट दिए? आप तो हमारा दुःखी दर्द जो है आप दवा दे रहे हैं ना। चलिए प्रमोद मांकड़ जी कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दफ्तर को लाखों लोग घेराव करने जा रहे हैं। ये भी एक खबर है। सर प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय ग्रे एरिया इन टुडेज़ डॉक्यूमेंट? थैंक यू। सर एक बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाए कि इस डॉक्यूमेंट में एक ग्रे एरिया क्या है? हालाँकि बोला मैंने था, अगर बोलूँ तो मैं करूँगा, नहीं तो आप कर दीजिए। जी, ग्रे एरिया वही है कि जो टाइम है, वो इस ढंग का है कि अगर वो सरकार चाहे, तो इस अवधि में अपना विचार कर ले। सुप्रीम कोर्ट का वो ग्रे एरिया सरकार को कह सकता है कि भाई देखिए इतना टाइम अब इसमें हो सकता अब तक लगा दिया हो सरकार ने, ढूंढो ढूंढो मेरे साजना मेरे कान का बाला, एक फिल्म है जिसका गाना, तो उनका ढूंढो ढूंढो रे मेरे वित्त मंत्रालय के लोगों, कानून मंत्रालय के लोगों की क्या अध्यादेश ला करके इसको हम रोक सकते हैं। एक दूसरा यह कि स्टेट बैंक को कह दिया हो कि भाई, या चुनाव आयोग को कह दिया हो कि ठीक आ जाएगा, हमसे पूछे बगैर वेबसाइट पर इसको नहीं लगाना। तो क्या चुनाव आयोग वो सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके चला जाएगा, चल चूड़ कि तुमने क्यों नहीं लगाया? अरे तब तक चुनाव भी निपट जाएगा। तो दोनों संभावनाएं, लेकिन इतने आसानी से लोग मानने वाले नहीं। ये जिद भी, हालांकि उनको पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रंगबाजी है कि भाई हमने कह दिया तो खटोला यहीं गिरेगा, खटोला यहीं बिछेगा। जी मेरी आवाज़ अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी, मैंने वो माइक हटा ली, हो सकता है मेरी तरफ से भी दिक्कत हो। मैं अब इस चर्चा को थोड़ा अब अंतिम पड़ाव पर है, उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। वो ये कि ये पूरा जो हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये फैसला सेफ डेमोक्रेसी के तहत है और डेमोक्रेसी बचाने वाला है, उसके लिए एक तत्परता है। फिर भी हम ग्रे एरिया इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत तरह के दबावों का सामना हमारी अदालतें भी कर रही हैं और इतना समय जो दिया गया है, इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए था। 1 हफ्ते में 10 दिन में भी आप कह सकते थे कि इसको सार्वजनिक, और ये जो समय दिया गया है, ये सरकार का फेवर करता है और इसलिए मैं ग्रे एरिया कह रहा हूँ। और फिर भी चुनाव सामने है, जनता के सामने एक बात आ गई है कि ये सरकार गलत तरीके से उद्योगपतियों के को फायदा पहुंचाते हुए चंदा सिस्टम से राजनीति को ले जा रही थी। इस सरकार में जो एरोगेंस आया है, उसकी वजह यही है कि तुम वोट दो या न दो, हम चुनाव जीत लेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, चंदा हो सकता है, उस चंदे के बाद का मैनेजमेंट हो सकता है और या ईवीएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इस एरोगेंस का जवाब आया है, तो निश्चित रूप से जनता जो है परसेप्शन के मामले में बिल्डअप होगा और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मोदी की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि आवाज़ अब बीजेपी के भीतर से उठने लगी। सुब्रमण्यम स्वामी इस्तीफा माँग रहे हैं नरेंद्र मोदी को। कह रहे हैं कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वाला जो चरित्र था, उसके खिलाफ ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है और ये स्कैम नरेंद्र मोदी के आइडिया से आया है, इसलिए उनको इस्तीफा देना है। तो खतरे में मोदी की कुर्सी है और सुरेंद्र दुबे सर, आखिरी टिप्पणी एक संदेश देते हुए मैं अपने दर्शकों से विदा लूँ। जी। देखिए प्रेम कुमार जी, एक बड़ी अच्छी बात सुब्रमण्यम स्वामी को लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी पर अटैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको हट, ये भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए।
लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया आजकल की नरेंद्र मोदी की क्या ऐसी मजबूरी है कि सुब्रमण्यम स्वामी को बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी खूब छपते भी हैं, यूट्यूब पर भी छाए रहते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू भी उनके होते हैं, उनको लोग कोट भी करते हैं। तो जाहिर है नरेंद्र मोदी को भी बताया ही जाता हो कि भाई ये स्वामी नहीं मान रहा, इसका कुछ इलाज करो। तो ऐसी क्या नस दबा रखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी उससे दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जवाब के साथ हम चाहते हैं कि आज की बहस डिबेट यही समाप्त की जाए। जी, वैसे इमरान जी एक बात कह रहे हैं कि सुरेंद्र सर जब तक बिकने वाले लीडर और वोटर्स रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए बिकने वाले हर समय में रहे हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो है सबका सामना करती है, वो चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों से उबर करके डेमोक्रेसी खड़ा रहता है और हम उस कोशिश में लगे रहते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत-बहुत आभार सुरेंद्र दुबे सर और आप तमाम दर्शकों का। और जरूर हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बटन दबा लीजिए, जितना आप भर कर सकते कीजिए। और नमस्ते। क्यूआर कोड का भी ध्यान रखें।